क्या आपके पास तैयारी के लिए समय कम है तो घबराइए मत, क्योंकि इस वीडियो में मैं BEDSB 101 जून 2026 एग्जाम के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आपकी तैयारी को 10 गुना बेहतर बना सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को तो देख लेते हो तो आपका एग्जाम काफी अच्छा जाने वाला है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, अगर आप सारे क्वेश्चंस को कर लेते हो तो एग्जाम में 80 to 90% इजिली स्कोर कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि इग्नू के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट और एग्जाम से जुड़ी हुई हर एक जानकारी, रिजल्ट से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आपको इस चैनल पे मिलते रहे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो एकदम बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सतत विकास क्या है? सतत विकास के लिए शिक्षा के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो आपको मैं एक आसान शब्दों में आसान उदाहरण के साथ आज मैं समझाने वाला हूँ। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो वर्तमान समय में विश्व अनेक समस्याओं जैसे पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, जनसंख्या वृद्धि तथा सामाजिक असमानता का सामना कर रहा है। इन समस्याओं के समाधान के लिए सतत विकास की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सतत विकास केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करना भी है। शिक्षा इस लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे प्रभावी साधन है, क्योंकि शिक्षा ही लोगों में जागरूकता, जिम्मेदारी और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करती है। मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ कि ये चीज होता क्या है। सतत विकास क्या है? मान लीजिए आपके घर में एक पानी की टंकी है। अगर आप और आपका परिवार रोज जरूरत के हिसाब से पानी इस्तेमाल करते हैं तो पानी लंबे समय तक चलता रहेगा। लेकिन अगर आप बिना जरूरत के नल को खुला छोड़ देंगे तो पानी क्या होगा? बर्बाद होगा। पानी को आप बर्बाद करें तो कुछ दिनों बाद टंकी खाली हो जाएगी। ये क्या है? ये सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मतलब कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस तरह करना है कि हमारी वर्तमान जरूरतें भी पूरी हो और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहे। और एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए है। अगर आप पूरे 1000 रुपए एक दिन में खर्च कर देंगे तो कल आपके पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर आप सोच समझ कर खर्च करेंगे तो आज भी आपका काम चल जाएगा और कल के लिए भी पैसे बच जाएंगे। ठीक इसी तरह पृथ्वी के पास भी सीमित संसाधन है, जैसे पानी, कोयला, जंगल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि। अगर हम इन्हें बहुत तेजी से खत्म कर देंगे तो आने वाली पीढ़ियों को मुश्किल होगी। इसीलिए हमें इनका उपयोग समझदारी से करना चाहिए। सतत विकास इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाऊंगा। उससे पहले ये एक ऐसा विकास होता है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करे, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता को नुकसान ना पहुंचाए। ऐसा मैंने आपको अभी समझाया कि हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित है। पानी हमारे पास सीमित है, जंगल सीमित है, कोयला सीमित है, पेट्रोल सीमित है और प्राकृतिक गैस सीमित है। लेकिन हम लोग इसका प्रयोग क्या कर रहे हैं? बहुत तेजी से प्रयोग कर रहे हैं, बहुत तेजी से खत्म करते जा रहे हैं। इससे नुकसान किसको होगी? अरे हमें तो हो ही रही है और साथ में जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी होगी। यह परिभाषा जो है 1987 में ब्रटलैंड आयोग के द्वारा दिया गया था। तो दूसरे शब्दों में सतत विकास वह प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाता है कि आर्थिक विकास भी हो, सामाजिक न्याय भी बना रहे और पर्यावरण का संरक्षण भी सुनिश्चित हो। इसके बहुत सारे स्तंभ देखने को मिलेगा, लेकिन इससे पहले मैं एक स्टोरी समझाना चाहता हूँ जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। मान लीजिए कि एक गांव में एक किसान के पास एक आम का पेड़ था। हर साल वह पेड़ से आम तोड़कर बेचता था और पैसे कमाते थे। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना पेड़ काट कर उसकी लकड़ी भी बेच दूं तो ज्यादा पैसा मिलेगा। तो उसने क्या किया? उसने पेड़ को काट दिया। उस साल तो उसे ज्यादा पैसा मिल गया, लेकिन अगले साल उसके पास ना तो आम था और ना ही पेड़ था। अगर वह पेड़ को बचा कर रखता तो हर साल आम मिलते रहता। तो ये क्या है? यही सतत विकास है। संसाधनों का उपयोग करो लेकिन उन्हें खत्म मत करो। हम लोग यूज भी कर रहे और खत्म भी कर रहे, ये चीजें नहीं करना है। अब बात आता है कि सतत विकास के लिए शिक्षा क्यों जरूरी है। तो कल्पना कीजिए किसी व्यक्ति को यह पता ही नहीं है कि पानी बचाना क्यों जरूरी है, वह नल खुला छोड़ देगा। उसे यह भी नहीं पता होगा कि पेड़ क्यों जरूरी है तो वह पेड़ काट देगा। उसे यह भी नहीं पता होगा कि प्लास्टिक जो है हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है तो वह हर जगह प्लास्टिक फेंकेगा।
यानी समस्या की जड़ क्या है? जानकारी का अभाव होना। और जानकारी कौन देता है? तो जानकारी हमें शिक्षा देती है। शिक्षा हमें क्या सिखाती है? शिक्षा सिखाती है कि संसाधनों की कीमत समझाती है। शिक्षा बताती है कि पानी, जल और ऊर्जा बहुत कीमती है। जब बच्चे स्कूल में सीखते हैं कि पानी सीमित है तो वो घर में नल बंद रखना शुरू कर देते हैं। उसके बाद पर्यावरण बचाना सिखाती है कि शिक्षा हमें बताती है कि पेड़ क्यों जरूरी है। एक पेड़ हजारों लोगों को ऑक्सीजन देता है। जब बच्चों को यह पता चलती है तो वो पेड़ लगाने लगते हैं। सही और गलत का अंतर बताती है। शिक्षा हमें जिम्मेदार नागरिक बनाती है। कचरा सड़क पर नहीं फेंका जाता, वो डस्टबिन में फेंका जाता है। डस्टबिन में डालना सही और गलत चीज़ों का निर्णय लेने में सिखाती है, मददगार साबित होती है। उसके बाद भविष्य के बारे में सोचने की आदत डालती है। शिक्षा हमें केवल आज के बारे में नहीं बल्कि आने वाले कल के बारे में भी सोचने की सीख देती है। यदि हम आज जंगल बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी उनका लाभ उठा सकेगी। मान लीजिए दो बच्चे हैं, पहला बच्चा उसे शिक्षा नहीं मिली, वह पानी बर्बाद करता है, पेड़ काटता है और कचरा इधर उधर फेंकता है। दूसरा जो बच्चा है उसे सतत विकास की शिक्षा मिली, वह पानी बचाता है, पेड़ लगाता है और स्वच्छता बनाए रखता है। 10 साल बाद कौन सा बच्चा समाज और पर्यावरण के लिए बेहतर साबित होगा? तो स्पष्ट रूप से दूसरा बच्चा। इसीलिए सतत विकास के लिए शिक्षा जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, शिक्षा जरूरी है। तो सतत विकास क्या है? वर्तमान जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना ही सतत विकास है। अब सतत विकास के लिए शिक्षा क्यों जरूरी है? क्योंकि शिक्षा लोगों को संसाधनों का सही उपयोग, पर्यावरण की संरक्षण और जिम्मेदार जीवन जीने की सीख देती है, जिससे सतत विकास संभव होता है। सतत विकास का मतलब है प्रकृति से उतना ही लो जितना जरूरत है, ताकि आने वाले पीढ़ियों के लिए भी कुछ बचा रहे। समझ में आया? यही चीज मैंने यहाँ पे सब कुछ नोट्स के फॉर्म में लिखा है कि सतत विकास जो है 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। सबसे पहला आर्थिक विकास, दूसरा सामाजिक विकास, तीसरा है पर्यावरण संरक्षण। और इसके उद्देश्य क्या होते हैं? तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना होता है, पर्यावरण प्रदूषण को कम करना होता है, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना होता है, सामाजिक समानता और न्याय को बढ़ावा देना होता है, भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। उसके बाद इसका शिक्षा महत्व क्यों, सतत विकास के लिए शिक्षा इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? तो मैंने बताया कि जो शिक्षा सतत विकास का आधार है, शिक्षा के बिना सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव नहीं है। शिक्षा का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं में स्पष्ट होता है। सबसे पहला पर्यावरणीय जागरूकता का विकास। शिक्षा लोगों को पर्यावरण से संबंधित समस्याओं जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई के बारे में जागरूक बनाती है। जब लोग इन समस्याओं को समझते तब वो पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं। दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की भावना। शिक्षा यह सिखाती है कि जल, वन, भूमि और ऊर्जा जैसे संसाधन सीमित है, इनके विवेकपूर्ण उपयोग से ही भविष्य सुरक्षित रह सकता है। इसीलिए शिक्षा संसाधनों के संरक्षण की भावना विकसित करती है। तीसरा है जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण। शिक्षा व्यक्ति को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। शिक्षित व्यक्ति समाज और पर्यावरण के प्रति अधिक जिम्मेदार होता है तथा सतत विकास में सक्रिय योगदान देता है। उसके बाद सामाजिक समानता को बढ़ावा देना। शिक्षा सामाजिक भेदभाव को कम करती तथा समान अवसर प्रदान करती है। यह लैंगिक समानता, मानव अधिकार और सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों को बढ़ावा देती है जो सतत विकास के लिए आवश्यक है। उसके बाद है आर्थिक विकास में योगदान। शिक्षा लोगों को कौशल और ज्ञान प्रदान करती है जिससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और आर्थिक विकास को गति मिलती है। शिक्षित समाज अधिक उत्पादक और आत्मनिर्भर होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण। शिक्षा लोगों में वैज्ञानिक सोच और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करती है। इससे वो नई तकनीकें, नवाचारों का उपयोग करके पर्यावरणीय तथा सामाजिक समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। इसके बाद ये मूल्य एवं नैतिकता का विकास करती है। सतत विकास केवल तकनीकी या आर्थिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह नैतिक मूल्यों से भी जुड़ा हुआ है। शिक्षा सहयोग, सहीगुणता, जिम्मेदारी, करुणा और पर्यावरणीय संवेदनशीलता जैसे मूल्यों का विकास करती है। उसके बाद सतत विकास जीवन शैली को बढ़ावा देती है। शिक्षा लोगों को ऊर्जा की बचत, जल संरक्षण, पूर्ण चक्रण तथा पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करती है। इससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण संभव हो पाता है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि सतत विकास वर्तमान और भविष्य दोनों पीढ़ियों के लिए कल्याण के लिए आवश्यक है। इसका उद्देश्य आर्थिक प्रगति, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना है।
शिक्षा इस प्रक्रिया की आधारशिला क्योंकि यह लोगों में जागरूकता, ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्यों का विकास करती है। एक शिक्षित समाज ही सतत विकास के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकता है। इसीलिए सतत विकास के लिए शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि ये विकास की कुंजी है, क्योंकि यह वर्तमान को बेहतर बनाते हुए भविष्य को सुरक्षित करता है। तो फर्स्ट का क्वेश्चंस का आंसर मैंने दोनों रूप में समझा दिया, आपको एग्जाम्पल से भी समझा दिया, और आपको किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखने आपको मैंने दोनों तरीके से समझा दिया। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी मस्ट सब्सक्राइब कर लेना, ताकि भविष्य में आने वाली जितनी भी जानकारियां हैं, जितनी भी फ्री क्लासेस है, जितने भी लेक्चर्स है, वो आपको मुफ्त में मिल सके। बस आपको सब्सक्राइब करके रखना है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा में लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांतों एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले आपको समझना है कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। तो लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, अर्थात हर व्यक्ति को समान अधिकार और अपनी बात रखने की स्वतंत्रता होती है। उसके बाद शिक्षा में लोकतंत्र क्या है, तो जब विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षा व्यवस्था में सभी विद्यार्थियों को समान अवसर, सम्मान, स्वतंत्रता और दी जाती है, तो इसे शिक्षा में लोकतंत्र या डेमोक्रेसी इन एजुकेशन कहते हैं। सरल शब्दों में मैं बताऊं तो शिक्षा में लोकतंत्र का मतलब है कि सभी विद्यार्थियों को बिना किसी भेदभाव के सीखने, बोलने और आगे बढ़ने का समान अवसर मिले, यही शिक्षा में लोकतंत्र है। मान लीजिए कि एक कक्षा में 40 स्टूडेंट है, अगर शिक्षक केवल कुछ होशियार बच्चों को ही, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, सिर्फ उनको ही बोलने का मौका दे और काफ़ी बच्चों को नज़रअंदाज करे, तो यह लोकतांत्रिक शिक्षा नहीं होगी। लेकिन यदि शिक्षक सभी विद्यार्थियों को अपनी राय रखने, प्रश्न पूछने और गतिविधियों में भाग लेने का अवसर दे, तो यह लोकतांत्रिक शिक्षा कहलाएगी। तो यहाँ तक समझ में आया। इसमें यह कि शिक्षा में लोकतंत्र का अर्थ क्या है, ये मैंने बता दिया। इसके प्रमुख सिद्धांत क्या क्या है, तो सबसे पहले समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। सभी विद्यार्थियों को समान अवसर मिलना चाहिए, जैसे गरीब और अमीर दोनों बच्चों को एक समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। प्रत्येक विद्यार्थी को जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र या आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिलना चाहिए। उसके बाद दूसरा है स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कक्षा में किसी विषय पर चर्चा करते समय सभी स्टूडेंट को अपनी राय रखने का अवसर मिलना चाहिए। उन्हें अपने विचार व्यक्त करने, प्रश्न पूछने और रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलता है। यह स्वतंत्रता उनके व्यक्तित्व विकास में सहायक होती है। तीसरा जो है न्याय का सिद्धांत, तो शिक्षा व्यवस्था में सभी विद्यार्थियों के साथ निष्पक्ष और न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। किसी भी स्टूडेंट के साथ पक्षपात या अन्याय नहीं होना चाहिए। न्याय की भावना विद्यार्थियों में विश्वास और सुरक्षा की भावना विकसित करती है। उसके बाद है सहभागिता का सिद्धांत। लोकतंत्र का आधार जन सहभागिता। इसी प्रकार विद्यालय में भी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को विभिन्न गतिविधियों और निर्णयों में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए। इससे नेतृत्व क्षमता और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। विद्यार्थियों को विद्यालय की गतिविधि और निर्णय में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए। जैसे कक्षा मॉनिटर का चुनाव छात्रों द्वारा करना चाहिए कि मॉनिटर कौन बनेगा, ये स्टूडेंट पे छोड़ देना चाहिए। उसके बाद है सहयोग का सिद्धांत। उससे पहले अगर आपको गेस्ट पेपर, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल कुछ भी परचेस करना हो तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, आप सिंपली वहाँ से हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सअप में, और आपको जो भी आपका रिक्वायरमेंट है आप परचेस कर सकते हो। और बाकी ये फ्री पीडीएफ का आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल दोनों पे ज्वाइन हो जाना, सारी अपडेट्स आपको वहीं पे मिलेगी। तो ये क्या होता है, तो लोकतांत्रिक शिक्षा प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग को बढ़ावा देती है। जैसे समूह कार्य, सामूहिक परियोजनाएं और सहकारी गतिविधियां विद्यार्थियों में सहयोग एवं टीम भावना का विकास करती है। छात्रों में मिलजुल कर कार्य करने की भावना विकसित की जाती है। जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया, ग्रुप प्रोजेक्ट करना हो गया, तो ये सहयोग का सिद्धांत होता है बेसिकली। उसके बाद होता है मानव गरिमा का सम्मान। लोकतांत्रिक शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और सम्मान को महत्व देती है। यह विद्यार्थियों को दूसरों के विचारों, अधिकारों और भावनाओं का सम्मान करना सिखाती है। उसके बाद है सही गुणता और बंधुत्व की भावना। दूसरों के विचारों और मतभेदों का सामना करना चाहिए। यदि दो
सम्मान करना चाहिए। यदि दो छात्रों की राय अलग अलग है तो दोनों की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। लोकतांत्रिक शिक्षा विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों के प्रति सम्मान तथा सही गुणता की भावना विकसित करती है। इससे सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। शिक्षा में लोकतंत्र का महत्व क्या है, तो जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण करना होता है। सबसे पहला चीज, इसमें लोकतांत्रिक शिक्षा विद्यार्थियों को अनेक अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। इससे वो जिम्मेदार और सक्रिय नागरिक बनते हैं। व्यक्तित्व का विकास होता है। लोकतांत्रिक वातावरण विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की योग्यता तथा रचनात्मकता का विकास करता है। सामाजिक समानता की स्थापना करता है। शिक्षा में लोकतंत्र सभी को समान अवसर प्रदान करता है, जिससे सामाजिक असमानता और भेदभाव कम होते हैं। चौथा है मानव अधिकारों की रक्षा। लोकतांत्रिक शिक्षा विद्यार्थियों को मानव अधिकारों, स्वतंत्रता और न्याय के महत्व से परिचित कराती है। इससे वो दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना सीखते हैं। राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव, जब विद्यार्थी विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों के साथ मिलकर कार्य करते तो उनमें सही गुणता और भाईचारे की भावना विकसित होती है। इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। लोकतांत्रिक शिक्षा स्वतंत्रता, समानता, न्याय, सहयोग और सही गुणता जैसे मूल्यों का विकास करती है, जो एक आदर्श समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है। उसके बाद ये राष्ट्र निर्माण में योगदान देता है। जैसे लोकतांत्रिक शिक्षा से विकसित नागरिक राष्ट्र के विकास में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और समाज को अधिक प्रगतिशील एवं समृद्ध बनाते हैं। आपको मैं एक स्टोरी के फॉर्म में समझाता हूँ कि एक टीचर ने इस क्लास में पूछा कि स्कूल पिकनिक कहाँ होनी चाहिए। तो पहले टीचर खुद ही निर्णय लेते थे, लेकिन इस बार उन्होंने सभी छात्रों से सुझाव मांगा और मतदान कराया। अधिकांश छात्रों ने एक स्थान चुना और वही स्थान तय किया गया। इस प्रक्रिया में सभी छात्रों को अपनी बात रखने और निर्णय में भाग लेने का अवसर मिला। यही शिक्षा में लोकतंत्र है। शिक्षा में लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को समान अवसर, स्वतंत्रता, सम्मान और निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। इसका निष्कर्ष क्या निकला? तो निष्कर्ष ये निकला कि शिक्षा में लोकतंत्र का अर्थ है विद्यार्थियों को समान अवसर, स्वतंत्रता, न्याय और सहभागिता प्रदान करना। ये विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता, जिम्मेदारी और सामाजिक गुणों का विकास करता है तथा उन्हें एक अच्छा और जागरूक नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करता है। कि लोकतंत्र की सफलता का आधार लोकतांत्रिक शिक्षा है और लोकतांत्रिक शिक्षा ही एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की कुंजी है। उसके बाद जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, ये है आचरण के सिद्धांत क्या है, आचरण के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं उनको याद रखना है कि उनको सारे क्वेश्चंस को आपको करके जाना है, स्किप तो एकदम नहीं करना है। तो आइए समझते हैं कि आचरण के सिद्धांत क्या है, आचरण के प्रमुख सिद्धांत क्या होते हैं। चरित्र, व्यक्तित्व और नैतिक स्तर को प्रदर्शित करता है। समाज में व्यक्ति का सम्मान उसके अच्छे आचरण के आधार पर ही निर्धारित होता है। आचरण का संबंध केवल बाहरी व्यवहार से नहीं है, बल्कि व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, मूल्यों और निर्णयों से भी होता है। मनुष्य किस आधार पर सही और गलत का निर्णय करता है तथा उसके व्यवहार किन सिद्धांतों से प्रभावित होता है, इसे समझाने के लिए विभिन्न दार्शनिकों ने अनेक आचरण सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। ये सिद्धांत मूल्य शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इनके माध्यम से नैतिक जीवन का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अगर इसका शॉर्ट में मैं समराइज करूँ तो आचरण का मतलब है व्यक्ति का व्यवहार, उसके कार्य करने का तरीका, बोलचाल, दूसरों के प्रति उसका रवैया और उसके नैतिक कार्य। हम रोजमर्रा के जीवन में जैसा व्यवहार करते हैं वही हमारा आचरण कहलाता है। जैसे बड़ों का सम्मान करना ये एक अच्छा आचरण है। सच बोलना ये एक अच्छा आचरण है। दूसरों की मदद करना ये एक अच्छा आचरण है। झूठ बोलना ये बुरा आचरण है। किसी का अपमान करना ये बुरा आचरण है। आचरण का अर्थ क्या होता है ये मैंने आपको समझाया। आचरण के प्रमुख सिद्धांत क्या है, तो सबसे पहला है सुखवाद का सिद्धांत। सुखवाद के अनुसार मनुष्य के जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य सुख प्राप्त करना है। इस सिद्धांत के अनुसार वही कार्य अच्छा माना जाता है जो व्यक्ति को अधिक सुख और आनंद प्रदान करे। इस सिद्धांत का समर्थन यूनानी दार्शनिक एपिक्यूरस ने किया था। उनका मानना था कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से सुख की ओर आकर्षित होता है और दुख से बचना चाहता है। ऐसे गुण में बताऊं तो व्यक्ति को प्रसन्न और संतुष्ट रहने के लिए प्रेरित करता है, जीवन में आनंद और खुशी का महत्व बताता है। लेकिन इसके दोष ये कि अत्यधिक सुख की इच्छा व्यक्ति को स्वार्थी बना सकता है, समाज और नैतिकता की उपेक्षा हो सकती है। इसके बाद दूसरा है अंत प्रज्ञावादी की सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक नैतिक चेतना या अंतःकरण होता है जो उसे सही और गलत का ज्ञान कराता है। व्यक्ति बिना किसी बाहरी नियम के अपने विवेक के आधार पर नैतिक निर्णय ले सकता है। इस सिद्धांत में नैतिकता का आधार व्यक्ति का अंत
अंतकरण माना गया है। इसके गुण ये कि नैतिक विवेक और आत्मचेतना को महत्व देता है, व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करता है। लेकिन इसके दोष ये है कि सभी व्यक्तियों की अंत प्रज्ञा समान नहीं होती, अलग अलग लोग एक ही स्थिति में अलग अलग निर्णय ले सकते हैं। तो इस सिद्धांत से क्या समझ में आया कि मनुष्य के अंदर एक नैतिक आवाज अंतरात्मा होती जो सही और गलत का ज्ञान कराती। इसे अंतरात्मा की आवाज भी कहते हैं। अगर आपको रास्ते में किसी का खोया हुआ पर्स मिलता है तो कोई देख नहीं रहा, फिर भी आपकी अंतरात्मा कहती है कि इसके मालिक को लौटा देना चाहिए। तो यही अंत प्रज्ञा है। बिना किसी नियम या किताब के भी हमें कई बार पता होता है कि क्या सही और क्या गलत है। तो ये जो अंत प्रज्ञावादी सिद्धांत है, ये जो मैंने उदाहरण दिया इसी का उदाहरण है। उसके बाद तीसरा जो है बुद्धिवादी सिद्धांत। बुद्धिवादी सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को अपने आचरण का निर्धारण तर्क और बुद्धि के आधार पर करना चाहिए। कोई भी कार्य करने से पहले उसके परिणामों पर विचार करना आवश्यक है। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थन इमैनुअल कांट थे। उनके अनुसार नैतिक कार्य वही है जो कर्तव्य और तर्क के आधार पर किया जाए। जैसे कि गुण इसका है विवेकपूर्ण नियम निर्णय लेने में सहायता करता है, व्यक्ति को जिम्मेदार और तार्किक बनाता है। लेकिन इसके दोष ये है कि भावनात्मक पक्ष की उपेक्षा करता है। हर परिस्थिति को केवल एक तर्क से नहीं समझा जा सकता। मतलब कि इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया कि सही और गलत का निर्णय बुद्धि से किया जाना चाहिए, भावनाओं के बजाय सोच विचार करके निर्णय लेना चाहिए। मान लीजिए दो दोस्त लड़ रहे, बुद्धिवादी व्यक्ति दोनों पक्षों की बात सुनेगा और तर्क के आधार पर फैसला करेगा। पहले सोचो और फिर फैसला करो, ये इसका सिद्धांत है। चौथा है उपयोगितावादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार वही कार्य अच्छा है जो अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख उत्पन्न करे। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत हित के बजाय सामाजिक हित को बढ़ावा देना है। जेरेमी बैथम और जॉन स्टुअर्ट मिल इस सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। इसमें बताया जाता है कि समाज के कल्याण पर बल देता है, सामूहिक हितों को प्राथमिकता देता है। कभी कभी व्यक्ति अधिकार की उपेक्षा हो सकती है, बहुसंख्यक लोगों के लाभ के लिए अल्पसंख्यकों के हित प्रभावित हो सकते हैं। मतलब कि वह कार्य अच्छा है जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ या सुख मिले। मान के चलो एक गांव में अस्पताल बनाने के लिए खाली जमीन का उपयोग किया जाता है, इससे हजारों लोगों को इलाज मिलेगा। इसीलिए उपयोगितावादी सिद्धांत इसे अच्छा कार्य मानेंगे। सरल भाषा में मैं समझाऊं तो सबसे ज्यादा लोगों का सबसे ज्यादा भला हो, यही उपयोगितावाद का मूल मंत्र है। उसके बाद है आदर्शवादी सिद्धांत। आदर्शवाद के अनुसार मनुष्य को सत्य, न्याय, सदाचार, प्रेम और करुणा जैसे उच्च नैतिक आदर्शों के अनुसार जीवन जीना चाहिए। यह सिद्धांत नैतिक उत्कृष्टता और चरित्र निर्माण पर विशेष बल देता है। इस सिद्धांत का उद्देश्य व्यक्ति को उच्च आदर्शों की और प्रेरित करना। इसके गुण है उच्च नैतिक मूल्यों का विकास करता है, चरित्र निर्माण में सहायक है। व्यवहारिक जीवन में आदर्शों का पूर्ण पालन कठिन होता है। कभी कभी अत्यधिक आदर्शवाद व्यवहारिक समस्याओं उत्पन्न करता है। मतलब मनुष्य को उच्च आदर्शों, नैतिक मूल्यों और चरित्र के अनुसार जीवन जीना चाहिए। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया। भले ही उन्हें कठिनाइयां हुई, लेकिन उन्होंने अपने आदर्श नहीं छोड़े। सत्य, ईमानदारी, प्रेम और त्याग जैसे आदर्शों को जीवन में अपनाना बेहद जरूरी है। इन सिद्धांतों का महत्व क्या है? तो ये सही और गलत का ज्ञान कराते। ये सिद्धांत बताते कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। सच बोलना अच्छा है और झूठ बोलना गलत है। उसके बाद ये नैतिक निर्णय लेने में सहायता प्रदान करते हैं। कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। परीक्षा में नकल करने का अवसर मिलने पर भी ईमानदारी चुनना, ये एक नैतिक निर्णय का एक उदाहरण है। उसके बाद अच्छे चरित्र का निर्माण करते हैं। व्यक्ति जिम्मेदार और नैतिक बनता है ताकि वो दूसरों की सहायता फिर करता है। समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखता है। यदि लोग नैतिक सिद्धांतों का पालन करें तो समाज में संघर्ष कम होंगे। न्याय और समानता का पालन करने से विवाद कम होते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए। आपको मैं थोड़ा समराइज कर दूं। सुखवाद का मतलब क्या होगा कि सुख सबसे महत्वपूर्ण है। अंत प्रज्ञावाद का मतलब क्या होगा कि अंतरात्मा सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्धिवाद का मतलब क्या हुआ कि तर्क सबसे महत्वपूर्ण है। उपयोगितावाद का मतलब क्या हुआ कि अधिक लोगों का लाभ सबसे महत्वपूर्ण है। और आदर्शवाद का मतलब हुआ कि नैतिक आदर्श सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ तक आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। कमेंट में आप मुझे बता सकते हो कि लेक्चर कैसा लग रहा है। आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना ताकि उनकी भी थोड़ी सरदर्दी कम हो सके।
आचरण के सिद्धांतों का महत्व क्या है, तो नैतिक मूल्यों के विकास में सहायता करते हैं, सही और गलत में अंतर समझाने की क्षमता प्रदान करते हैं, व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं, सामाजिक सद्भाव और शांति को बढ़ावा देते हैं। मैंने सब कुछ बता दिया और निष्कर्ष भी मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया। तो ऐसे आपको अपने आंसर्स को लिखने हैं ताकि आप अपने उस एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सको। जितना बताया जा रहा है, जैसे दिखाया जा रहा है, अगर आप वैसे ही लिखते हो तो आप इजीली 80-90% अपने एग्ज़ाम में स्कोर कर लोगे। आपको कुछ नहीं करना, जितना बताया जा रहा है आपको सिर्फ ध्यान से सुनना। आप सुन लोगे तो आप आराम से इजीली वहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सांस्कृतिक बहुलवाद क्या है? सांस्कृतिक बहुलवादी समाज में रहने की चुनौतियों की चर्चा कीजिए। तो भारत विश्व के उन देशों में से है जहां विविधता की अद्भुत झलक देखने को मिलती है। यहाँ विभिन्न धर्मों, भाषाओं, जातियों, संस्कृतियों, परंपराओं और जीवन शैलियों के लोग एक साथ रहते हैं। इस विविधताओं के बावजूद भारत एक संगठित राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ है। विभिन्न संस्कृतियों का सहअस्तित्व और उन परस्पर सम्मान ही सांस्कृतिक बहुलवाद कहलाता है। भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता विविधता में एकता, जो सांस्कृतिक बहुलवाद का सर्वोत्तम उदाहरण देखने को मिलती है। तो बहुलवाद का मतलब है कि एक ही समाज में अलग अलग धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां, जाति और परंपराएं रखने वाले लोग मिलजुल कर रहे और एक दूसरे का सम्मान करें। जब विभिन्न धर्मों, भाषाओं, संस्कृति और समुदायों के लोग अपनी अपनी पहचान बनाए रखते हुए एक साथ रहते हैं तो उसे ही सांस्कृतिक बहुलवाद कहते हैं। भारत इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलेगा। उसके बाद भारत में सांस्कृतिक बहुलवाद क्या है? तो भारत को सांस्कृतिक बहुलवाद का आदर्श उदाहरण माना जाता है। यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं, जातियाँ और संस्कृतियाँ विद्यमान है। अलग धर्म मिलेगी, अलग अलग भाषाएं देखने को मिलेगी, संस्कृति अलग है, खान पान बिल्कुल बहुत अलग है, पहनावा, रीति रिवाज सब कुछ आपको देखने को मिलता है। फिर भी सभी लोग एक देश के नागरिक के रूप में साथ रहते हैं। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई चर्च जाता है। तो सभी के धर्म अलग है लेकिन सभी भारतीय है। पहले हम भारतीय, उसके बाद हमारा कोई जाति पाति आता है। यही सांस्कृतिक बहुलवाद है। उसका क्या है? धार्मिक विविधता। भारत में हिंदू, मुस्लिम, इस्लाम, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, यहाँ पे आपको सब लोग रहते हैं। सभी धर्मों को संविधान द्वारा समान सम्मान और स्वतंत्रता प्रदान की गई है। दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व और बुद्ध पूर्णिमा जैसे त्यौहार पूरे भारत में मनाए जाते हैं। अलग अलग धर्म, लेकिन सभी को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद है भाषाई विविधता। भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं और सैकड़ों क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, पंजाबी, गुजराती आदि भाषाएं भारत की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती है। यदि आप बिहार जाए तो हिंदी और भोजपुरी सुनेंगे, जबकि आप तमिलनाडु जाए तो आपको तमिल भाषा प्रमुख मिलेगी। तो भाषा अलग हो सकती है लेकिन देश एक है। उसके बाद है सांस्कृतिक विविधता। देश के विभिन्न राज्यों की अपनी अलग सांस्कृतिक वेशभूषा, खान पान, लोक कला, संगीत और नृत्य है। उदाहरण के लिए पंजाब का भांगड़ा, गुजरात का गरबा, असम का बिहू और तमिलनाडु का भारतनाट्यम भारत की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करती है। तो इससे क्या समझ में आया कि भले रहन सहन अलग हो लेकिन भारतीय संस्कृति क्या करती है? सबको जोड़ के रखती है, सबको जोड़ती है। उसके बाद है सामाजिक विविधता। भारत में विभिन्न जातियों, समुदायों, वर्गों और सामाजिक समूह के लोग रहते हैं। प्रत्येक समूह की अपनी विशिष्ट परंपराएं और जीवन शैली होती है, जैसे ग्रामीण और शहरी लोग, विभिन्न जातियां, विभिन्न आर्थिक वर्ग, कुछ लोग किसान है, कुछ शिक्षक है, कुछ डॉक्टर है, कुछ व्यापारी है। सभी की भूमिकाएं अलग अलग है, लेकिन समाज कैसे चल रहा है? तो समाज मिलजुल कर चल रहा है, समाज मिलकर चलता है। तो विविधता में एकता यह भारत की सबसे बड़ी विशेषता। अलग अलग होने के बावजूद एकजुट रहना। जब भारत क्रिकेट मैच जीतता है या राष्ट्रीय पर्व मनाता है तो धर्म, भाषा और क्षेत्र की परवाह किए बिना सभी भारतीय खुशियां मनाते हैं। एक फूलों का गुलदस्ता कई प्रकार के फूलों से बनता है लेकिन दिखता एक सुंदर गुलदस्ता है। वैसे ही भारत है, वैसे ही हमारा महान भारत है। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद यहाँ सांस्कृतिक बहुलवादियाँ समाज में रहने की कुछ चुनौतियाँ भी है। कुछ पॉजिटिव है तो ऑब्वियस है, जहाँ पे पॉजिटिव होगा वहाँ आपको नेगेटिव भी देखने को मिलेगा। तो आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहला है सांप्रदायिक तनाव। विभिन्न धर्मों और विश्वासों के कारण कभी कभी मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं जो सामाजिक तनाव और संघर्ष का कारण बन सकते हैं।
मतलब इसमें क्या होता है कि कभी कभी लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर दूसरे के धर्म का सम्मान नहीं करते। धार्मिक गलत फहमियों के कारण विवाद पैदा हो सकता है। दूसरा है भाषाई समस्या। अनेक भाषाओं के कारण संचार में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। भाषा के आधार पर क्षेत्रीय विवाद भी देखने को मिलता है। किसी भाषा को अधिक महत्व दिया जाए, इस पर विवाद हो सकता है, तो ये चीज़ है। उसके बाद है जाति और सामाजिक भेदभाव। कुछ स्थानों पर जाति और सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव देखने को मिलता है, जिससे सामाजिक एकता प्रभावित होता है। लोगों के साथ समान व्यवहार ना करना, ये इसका उदाहरण है। उसके बाद है सांस्कृतिक टकराव। विभिन्न संस्कृतियों के रीति रिवाज और जीवन मूल्य अलग अलग होते हैं। कभी कभी इन भिन्नताओं के कारण सांस्कृतिक टकराव उत्पन्न होते हैं। एक समुदाय की परंपरा दूसरे समुदाय से अलग हो सकती है, ये सांस्कृतिक टकराव का उदाहरण है। उसके बाद सामाजिक असमानता। आर्थिक और सामाजिक असमानता के कारण विभिन्न समूहों के बीच असंतोष और संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। उसके बाद है पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता। कभी कभी लोग बिना जाने किसी समुदाय के बारे में गलत धारणाएं बना लेते हैं। इससे असहिष्णुता और सामाजिक दूरी बढ़ सकती है। किसी व्यक्ति को केवल उसकी भाषा या धर्म के आधार पर आंकना नहीं चाहिए। उसके बाद है लास्ट, राष्ट्रीय एकता के समक्ष चुनौती। यदि सांस्कृतिक विविधताओं का सही प्रबंधन ना किया जाए तो क्षेत्रवाद, भाषावाद और सांप्रदायिकता जैसी समस्याएं राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर सकती है। तो चुनौतियों का समाधान क्या है, इसका सामना कैसे किया जाए? तो आपको समझना है कि सभी धर्मों का सम्मान करना होगा, सहिष्णुता और भाईचारे को बढ़ावा देना होगा, शिक्षा के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना चाहिए, समानता और न्याय को बढ़ावा देना चाहिए, संवाद और आपसी समझ विकसित करना चाहिए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करना चाहिए, संवैधानिक मूल्यों का पालन करना चाहिए, संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। तो उसके बाद सांस्कृतिक बहुलवाद का महत्व क्या है? तो विभिन्न संस्कृतियों के बीच सम्मान और सहयोग को बढ़ावा देता है, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाता है, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक अस्तित्व को प्रोत्साहित करता है, सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाता है, वैश्विक दृष्टिकोण और सहिष्णुता का विकास करता है। उसके बाद इसका निष्कर्ष क्या निकला? भारत में सांस्कृतिक बहुलवाद का अर्थ है विभिन्न धर्मों, भाषाओं, संस्कृति और सामाजिक समूहों के लोगों का एक साथ रहना और एक साथ एक दूसरे का सम्मान करना। धार्मिक, भाषाएं, सांस्कृतिक, सामाजिक विविधता भारत की पहचान है। यद्यपि बहुलवादी समाज में कुछ चुनौतियां होती है, फिर भी विविधताओं में एकता की भावना भारत को मजबूत और समृद्ध बनाती है। विविधता में एकता की भावना सांस्कृतिक बहुलवाद की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो और इसमें एक चीज और मैं ऐड कर दूं, भारत एक सांस्कृतिक बहुलवादी देश है जहां अनेक धर्म, भाषाएं, संस्कृति और समुदाय मिलजुल कर रहते हैं तथा विविधता में एकता इसकी सबसे बड़ी विशेषता आपको देखने को मिलेगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट वीडियोस देखते पर सब्सक्राइब नहीं करते, उससे थोड़ा मोरल डाउन होता है। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए एफर्ट लगाया जाएगा, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। बाकी इसी तरीके के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। उसके बाद हम लोग समझते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। व्यक्तित्व विकार से आप क्या समझते हैं? व्यक्तित्व विकारों के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो मनुष्य का व्यक्तित्व उसके विचारों, भावनाओं, व्यवहार, आदतों तथा सामाजिक संबंधों का समग्र रूप होता है। व्यक्तित्व ही व्यक्ति की विशिष्ट पहचान बनता है और उसे समाज में एक अलग स्थान प्रदान करता है। सामान्यतः व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक मानदंडों और मूल्यों के अनुरूप होता है, लेकिन जब उसके सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके में एक ऐसी असमानताएं विकसित हो जाती है तो उसके व्यक्तित्व सामाजिक तथा व्यावसायिक जीवन को प्रभावित करती है। तब इसे व्यक्तित्व विकार या पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। व्यक्तित्व विकार व्यक्ति के व्यवहार और असंतुलित बना देता है और उसके लिए समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करना कठिन हो जाता है। इसीलिए व्यक्तित्व विकारों का अध्ययन मनोवैज्ञानिक तथा मूल्य शिक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो व्यक्तित्व का अर्थ है किसी व्यक्ति का सोचने, महसूस करने, व्यवहार करने और दूसरों से संबंध बनाने का तरीका। जब कोई व्यक्ति मिलनसार होता है, कोई शांत स्वभाव का होता है, कोई बहुत आत्मविश्वासी होता है, ये सभी व्यक्तित्व के क्या है, भाग है। उसके बाद व्यक्तित्व विकार क्या होता है? तो व्यक्तित्व विकार एक मानसिक एवं व्यवहारिक विकार है जिसमें व्यक्ति के विचार, भावनाएं और व्यवहार सामाजिक अपेक्षाओं से भिन्न होते हैं। यह स्थिति अस्थायी नहीं होती बल्कि लंबे समय तक बनी रहती है और व्यक्ति के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करती है।
ऐसे व्यक्ति को संबंध बनाने, भावनाओं को नियंत्रित करने और सामाजिक परिस्थितियों में समायोजन करने में कठिनाई होती है। मतलब जब किसी व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने का तरीका इतना असामान्य हो जाए कि उसके रिश्ते, पढ़ाई, नौकरी या सामाजिक जीवन में समस्या आने लगे, तो उसे ही व्यक्तित्व विकार, पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। व्यक्तित्व विकार वह मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्तित्व का व्यवहार और सोच सामान्य लोगों से काफी अलग हो जाता है तथा इससे उसके जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न होती। यही क्या है? व्यक्तित्व विकार है। इसके प्रमुख प्रकार देखने को मिलेगा। सबसे पहला है संदेहात्मक व्यक्तित्व विकार। ऐसे व्यक्ति हर समय दूसरों पर शक करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि लोग उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। यदि दो लोग आपस में बात कर रहे हो तो ऐसा व्यक्ति सोच सकता है कि वो उसके बारे में बुरा बोल रहा है। इसकी विशेषताएं क्या है? तो हर किसी पर संदेश करना, लोगों पर आसानी से विश्वास न करना, छोटी बातों को भी गलत समझ लेना, हमेशा सतर्क रहना। इससे संबंधों में तनाव भी देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरा है एकाकी व्यक्तित्व विकार। इस विकार में व्यक्ति सामाजिक संबंधों से दूरी बनाए रखता है और अकेले रहना पसंद करता है। वह दूसरों के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस नहीं करता। इसकी विशेषताएं ये कि ये अकेला रहना पसंद करता है। मित्रता और सामाजिक गतिविधियों में रुचि का अभाव देखने को मिलेगा। भावनात्मक अभिव्यक्ति कम होने लगता है। समाज से दूरी बनाने लगता है। जैसे ऐसे लोग अकेले में रहना पसंद करते हैं। सामाजिक संबंधों में बहुत कम रुचि रहने लगेगा। मान के चलिए कि एक क्लास के सभी बच्चे खेल रहे हैं लेकिन एक बच्चा हमेशा अकेला बैठा रहता है और किसी से बात नहीं करना चाहता, तो यही एकाकी व्यक्तित्व है। ठीक है। उसके बाद तीसरा है समाज विरोधी व्यक्तित्व विकार। इस प्रकार के व्यक्ति सामाजिक नियमों और दूसरों के अधिकारों के प्रभाव नहीं करते। वो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। झूठ बोलना और धोखा देना, आक्रामक व्यवहार, अपराध प्रवृत्ति, अपने कार्यों के लिए पश्चाताप न होना। उसके बाद चौथा है सीमा रेखीय व्यक्तित्व विकार। इस विकार में व्यक्ति की भावनाएं और संबंध अत्यंत अस्थिर हो जाते। उसका व्यवहार कभी आध्यात्मिक प्रेमपूर्वक तो कभी अत्यधिक क्रोधित हो सकता है। इसकी विशेषताएं भावनात्मक अस्थिरता देखने को मिलेगा। गुस्सा जल्दी आना, असुरक्षा की भावना, बार बार मूड बदलना, संबंधों में उतार चढ़ाव, स्वयं के बारे में प्रश्न करना। उसके बाद ये सब आपको देखने को मिलेगा। पांचवा है आत्ममुक्त व्यक्तित्व विकार। इस विकार से पीड़ित व्यक्ति स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझता और हमेशा प्रशंसा प्राप्त करना चाहता है। अत्यधिक अहंकार देखने को मिलेगा। स्वयं को विशेष मानना, दूसरों की भावनाओं की उपेक्षा करना, प्रशंसा की तीव्र इच्छा रखना। उसके बाद है बाध्यकारी व्यक्तित्व विकार। इस विकार में व्यक्ति पूर्णता, अनुशासन और नियमों पर अत्यधिक जोर देता है। वह छोटी छोटी बातों को लेकर भी अत्यधिक चिंतित रहता है। इसकी विशेषता है पूर्णतावादी प्रवृत्ति, नियमों का कठोर पालन करना, कार्यों में अत्यधिक सावधानी, लचीलेपन का अभाव देखने को मिलेगा। व्यक्तित्व विकारों के कारण क्या हो सकते हैं? तो व्यक्तित्व विकार किसी एक कारण से नहीं होता बल्कि कई कारण मिलकर इन्हें प्रभावित करता है। सबसे पहला आनुवांशिक कारण। कुछ व्यक्तित्व संबंधित समस्याएं परिवार से भी प्रभावित हो सकते हैं। यदि परिवार में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रही हो तो ये आपको देखने को मिलेगा आनुवांशिक कारण। इसका उदाहरण है। दूसरा है पारिवारिक वातावरण। बचपन का वातावरण व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करता है, जैसे कि तनावपूर्ण, असुरक्षित या उपेक्षापूर्ण पारिवारिक वातावरण, घरेलू हिंसा, अत्यधिक उपेक्षा, अत्यधिक कठोर पालन पोषण करना। तीसरा है बचपन के नकारात्मक अनुभव, शोषण, हिंसा, अपेक्षा और भावनात्मक आघात व्यक्तित्व के विचारों को जन्म दे सकता है। चौथा है सामाजिक कारक। सामाजिक असमानता, भेदभाव और नकारात्मक सामाजिक अनुभव भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। पांचवा है मानसिक तनाव। लंबे समय तक रहने वाला तनाव और मानसिक दबाव व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है। तो इसके रोकथाम और उपचार के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो मनोवैज्ञानिक परामर्श बहुत जरूरी है। मनोचिकित्सा आपको देखने को मिलेगा। सकारात्मक पारिवारिक वातावरण बनाए रखना चाहिए। भावनात्मक सहयोग देना चाहिए। मूल्य आधारित शिक्षा जरूरी है। तनाव प्रबंधन, सामाजिक समर्थन। अब मूल्य शिक्षा में व्यक्तित्व विकारों का महत्व क्या है? तो मूल्य शिक्षा जो वैल्यू एजुकेशन होता है, वैल्यू एजुकेशन का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि अच्छे विचार, अच्छे चरित्र और स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास करना भी है। तो मूल्य शिक्षा कैसे मदद करती है? तो सबसे पहले सहानुभूति विकसित करती है। छात्र दूसरों की भावनाओं को समझना सीखते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाती है। बच्चों में सकारात्मक सोच विकसित करती है। सामाजिक कौशल विकसित करती है। बच्चों दूसरों से मिलना जुलना और सहयोग करना सीखते हैं। नैतिक मूल्यों का विकास करती है।
सत्य, ईमानदारी और सम्मान जैसे मूल्य विकसित होते हैं। उदाहरण, यदि किसी बच्चे में अत्यधिक संकोच है तो मूल्य शिक्षा और प्रोत्साहन में उसका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। एक आसान उदाहरण से मैं समझाता हूँ कि दो स्टूडेंट है, एक राहुल है और दूसरा मोहन है। तो वो दूसरों का सम्मान करते हैं, मित्र बनाते हैं, सहयोग करता है राहुल। लेकिन जो मोहन है ये हमेशा शक करता है, किसी से बात नहीं करता, दूसरों पर भरोसा नहीं करता। तो धीरे धीरे राहुल के संबंध अच्छे बनते हैं जबकि मोहन को कठिनाइयाँ होती। यही अंतर स्वस्थ व्यक्तित्व और व्यक्तित्व विकार से प्रभावित व्यवहार में देखा जा सकता है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? तो निष्कर्ष ये है कि व्यक्तित्व विकार एक ऐसी मानसिक स्थितियां हैं जिनमें व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके में गंभीर कठिनाइयां होती है। संदेहात्मक, एकाकी, समाज विरोधी, सीमा रेखीय, आत्ममुग्ध तथा परिहारक व्यक्तित्व विकार इसके प्रमुख प्रकार है। मूल्य शिक्षा, सहानुभूति, नैतिक मूल्य और सकारात्मक व्यवहार के विकास के माध्यम से स्वस्थ व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 5 क्वेश्चंस मैंने करवा दिया है। इन 5 क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आप इन 5 क्वेश्चंस को बिल्कुल करके जाना। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं नेक्स्ट पार्ट भी जल्द से जल्द लेके आऊँगा। अगर आप इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्ड दिखाते हो, रिस्पॉन्स करते हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आपको कुछ भी स्टडी मटेरियल परचेस करना है तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप सिंपली वहाँ से कांटेक्ट करके व्हाट्सएप में परचेस कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।